आप किस तरह से अपने उत्पादों की मार्केट क्रिएट करते हैं और कौन कौन से आपके उत्पाद हैं? बाजार में जो लोग बैठे हैं वो भी तो किसान से लेके बेचते हैं, तो किसान क्यों नहीं बेच सकता? मेरे मन में यही आया था कि जब मैंने शुरू किया गुड़ शक्कर का काम प्रोडक्शन का, तो इस पर मैंने प्रयास किया और सफलता मिल गई। अपने परिवार के लिए 1 एकड़ में शुरू की प्राकृतिक खेती कि अपने परिवार के लिए हम खुद उगाएंगे। प्रोसेसिंग में ही पैसा है, अगर किसान प्रोसेसिंग में नहीं आएगा तो उसको बचत हो नहीं सकती। हमारा जो मॉडल है ये 1 एकड़ के किसान के लिए भी वो एक अच्छी खासी आमदनी कर सकता है। स्पेसिंग की बात करें या बुआई की विधि की बात करें, वो कौन सा? हाँ, बुआई की विधि में ट्रेंच मेथड होता है। ट्रेंच मेथड में 5 फीट पर लाइन से लाइन की दूरी होती है। 50 से 60 कुंटल बीज लगता है गन्ने का। ट्रेंच मेथड से हमारा 15 से 20 कुंटल बीज लगता है। हाँ, गन्ने की कुल्फी में हम कुल्फी दूध की और गन्ने की दोनों की है। हमारा गुड़ यूरोप में भी जाता है कई स्टेट में। अच्छा, लगभग हमने 800 से लेकर 1000 तक किसानों को प्रशिक्षण दे चुके हैं हम। $1990 का दशक था। मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव बरवाला नामक गांव से एक छात्र एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू करता है। वहीं पे नहीं रुकता है, एग्रीकल्चर से इंटर करने के बाद बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करता है। दृढ़ संकल्प इतना ज़्यादा कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी करना है तो खेती किसानी करने के लिए, क्योंकि पैतृक जो खेती किसानी थी, जो पिताजी थे वो किसानी ही करते थे। उन्होंने प्राकृतिक खेती से गन्ने का, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर है वो गन्ने का बेल्ट है, तो जो भी किसान वहाँ पे गन्ने की खेती करते हैं उससे हट के ट्रेडिशनल जो फार्मिंग हो रही थी उससे हट के कुछ नया करने के लिए एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके खेती किसानी शुरू करते हैं। और साल 2022 में उन्हें IARI जो नवोन्मेषी पुरस्कार है उससे सम्मानित किया जाता है। साल 2024 में फार्मर फेलो अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आप लोग देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया अनप्लग्ड, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के फार्मर से, इनोवेटिव फार्मर से बातचीत करते हैं। और आज हमारे साथ इस बातचीत के लिए योगेश कुमार वालियान जी हैं, जो विभिन्न प्रकार के गन्ने से संबंधित उत्पाद भी बनाते हैं। और जब उत्पाद बनाने की बात आती है तो मुझे एक हास्य कवि शंभू शिखर जी की पंक्ति याद आती है कि मैं चीनी को जमाकर फिर से गन्ना बना दूं। तो ये योगेश कुमार वालियान जी चीनी को जमाकर, या कहें कि जो गन्ने का रस होता है उसको जमाकर कुल्फी बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी बनाते हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर्वेश जी। पहले तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि जब 1990 के दशक में अगर हम बात करें, 1994-96 में आप जब एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू किए तो उस समय एग्रीकल्चर का क्या दौर था? क्योंकि आज के और उस समय के एग्रीकल्चर की पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गया है। और आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई की ओर कैसे आए, और आप थोड़ा सा बताएं कि एग्रीकल्चर की उस समय पढ़ाई किस तरह से होती थी, कैसे एडमिशन्स होते थे। उसके बाद फिर हम लोग आपके अभी जो काम चल रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। 1996 मैंने इंटर की एग्रीकल्चर से और उसके बाद फिर 2000 में बीएससी एग्रीकल्चर की। उस समय जो एडमिशन प्रक्रिया थी परसेंटेज पे होती थी, कैटेट टेस्ट और ICR का टेस्ट नहीं होता था। यूनिवर्सिटी अपना अलग टेस्ट लेती थी, जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी थी उत्तर प्रदेश में उस टाइम, तो अपना अलग एक एंट्रेंस होता था। कानपुर यूनिवर्सिटी का जो नरेंद्र देव जी यूनिवर्सिटी है, हाँ, नरेंद्र देव जो फैजाबाद में, कानपुर जो चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी है, तो अपना हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग एंट्रेंस होता था। तो ये नहीं होता कि आज की तरह की कैडेट टेस्ट दिया और सभी यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट हो गया। बाद में CUT भी आ गया। तो उस टाइम तो परसेंटेज पे थी, हमारा भी एडमिशन परसेंटेज पे ही हुआ था। और छोटू राम कॉलेज मुजफ्फरनगर से हमने BSc AG की, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के अंतर्गत आती है। और उस समय लगभग कितने कॉलेज थे वहाँ पे? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत 700 कॉलेज थे। उसमें से 7 कॉलेजों में एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती थी, BSc AG, MSc AG। तो आप एग्रीकल्चर की ओर कैसे चले गए? बस घर में पुश्तैनी कार्य जो था हमारा खेती था और खेती में थोड़ा इंटरेस्ट था। घर पे हमारे पास उस टाइम गुड़ लगाने की यूनिट थी, तो हमने बचपन ही भी गुड़ की यूनिट में, कोल्लू में, जैसे कोल्लू बोलते हैं, तो उसमें देखा कि कैसे रस बनता है, कैसे पकाते हैं। और फिर हमारे ताऊ जी थे तो वो गुड़ लेकर के मंडी जाते थे,
तो मैं छोटा सा भी 10-12 साल का था तब भी मैं मंडी भी जाता था, वहाँ पे देखता था कि गुड़ कैसे जा रहा है, कहाँ कहाँ के एक्सपोर्ट हो रहा है, कहाँ से कौन खरीदता है। थोड़ा हमने समझा कि इस पे काम कर सकते हैं हम भी, तो उसमें सोचा कि अब अपना काम किया जाए, न कि नौकरी ढूंढ कर काम किया जाए, कि थोड़ा सा किसान है तो खुद का काम किया जाए। और हमने सुना था कि बचपन में उत्तम खेती मध्यम बान निधि सागरी भीख निदान, तो वो कानों में कहीं बार बात गूंजती थी। तो इस तरह से हम इस तरफ खेती की तरफ आए। अच्छा, जैसे आप बताएं कि आप इंटर एग्रीकल्चर किए, उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर किए। अगर हम सन 2000 की बात करें, 1999 की बात करें, तो उस समय किस तरह से एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती थी? क्योंकि आज जब हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर किए, इंटर एग्रीकल्चर किए, तो इंटर में 11 और 12 दोनों में बोर्ड एग्जाम हुआ। उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर के लिए यूपी कैडेट का कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उससे जो भी मेरिट हुई, फिर अलग अलग जो यूनिवर्सिटियां हैं, 4-5 यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। और सेमेस्टर वाइज पढ़ाई हुई कि 6 महीने का सेमेस्टर हुआ, उसके बाद एक सेमेस्टर में 7-8 सब्जेक्ट, फिर दूसरे सेमेस्टर में 7-8 जो सब्जेक्ट, मतलब एक ही सब्जेक्ट के, जैसे इंसेक्ट का है तो उसमें एक क्रॉप का इंसेक्ट अभी पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में हॉर्टिकल्चर क्रॉप के इंसेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इसी तरह डिजीज का, इसी तरह फंडामेंटल का फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया। आप लोगों के समय में किस तरह का था? और जैसे आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की होती है। जी जी। क्या उस समय भी 4 साल की होती थी? और उस समय क्या प्रक्रिया थी पढ़ाई की और क्या प्रोसेस था? हाँ, उस समय भी 4 साल की थी बीएससी जी, लेकिन उस समय सेमेस्टर नहीं थे, साल में एक बार एग्जाम होते थे, अप्रैल और मई में, और 6 सब्जेक्ट होते थे, एक फाउंडेशन होता था कोर्स, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बोलते हैं जिसको। तो उस टाइम सेमेस्टर नहीं थे। और प्रैक्टिकल का भी, तो प्रैक्टिकल सब होते थे उस टाइम भी, तो सेम ही थी पढ़ाई। तो कोर्स तो वही है, थोड़ा उसका सेमेस्टर करके आधा आधा कर दिया, उस टाइम एक बार ही फुल एग्जाम होते थे। और जो प्रैक्टिकल होता था वो कॉलेज वाले कर देते थे कि छोड़ देते थे, ये आपको हाँ, ये आपको करना है। ये अभी भी इसी तरह से होता है कि 4-5 स्टूडेंट का ग्रुप बना के और वो करते हैं। अभी भी वही चल रहा है इस तरह से। उस समय भी जैसे जो आजकल सेमेस्टर वाइज आया, तो उसमें 4th डीन कमेटी, 5th डीन कमेटी, 6th डीन कमेटी अब आ गया है। हाँ, उस टाइम ये कमेटी नहीं थी। उस टाइम तो जो प्रोफेसर होते थे अपने सब्जेक्ट के, वो प्रैक्टिकल के लिए देते थे, ये वो टास्क देते थे, ये करना है आपको, ऐसे करना है। अच्छा, जैसे अभी जो 4th ईयर में रावे होता है, रावे प्रोग्राम होता है, हो सकता है आपके उस टाइम नहीं होता था रावे। अच्छा, रावे बाद में आया। आपके यहाँ हो सकता है अभी काफी सारे स्टूडेंट आते हैं, हर वर्ष आते हैं रावे के स्टूडेंट, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से हमारे पास देखने के लिए, सीखने के लिए रावे के स्टूडेंट हर साल आते हैं। और उस समय कोई स्टूडेंट, उस टाइम रावे का प्रोसीजर नहीं था। तो आप लोग कैसे, जैसे इस समय रावे में अभी जो होता है कि गाँव में भी विजिट करना होता है, फार्मरों का पूरा डेटा कलेक्ट करना होता है, उस समय ऐसा ना? उस समय ऐसा था। तो 4th ईयर में क्या कराते थे जो लास्ट ईयर होता था? प्रैक्टिकली होते थे बस, जब फार्म पे, कॉलेज का जो फार्म होता है वहीं पे प्रैक्टिकल चलते थे। अच्छा, जैसे आप गन्ने की खेती करते हैं, लार्ज एरिया करते हैं, तो गन्ने की जो बुआई की विधि भी होती है, विभिन्न प्रकार की होती है, तो आप किस तरह से खेती करते हैं? हम ट्रेंच मेथड से खेती करते हैं। ट्रेंच मेथड से खेती करने का पहला कारण है पानी की बचत। दूसरा, प्राकृतिक खेती के लिए साथ में वो उपयोगी भी है, क्योंकि उसमें हमें हर बार 15 दिन में स्प्रे करना होता है, गोमूत्र का, नीमास्त्र का, 10 पर्णियर का, कोई ना कोई एक चीज हमें हर 15 दिन में स्प्रे करना होता है। कभी नहीं हुआ तो 1 महीने में तो हमें बिल्कुल करना ही पड़ेगा, नहीं तो रोग और कीट जब आ जाते हैं प्राकृतिक खेती में, वो फिर नहीं रुक पाते। तो उसमें प्रिपरेशन लेनी पड़ती है हमें, मतलब रोकने से, आने से पहले में रोकना होता है, बाद में हम नहीं कर सकते। केमिकल में तो क्या होता है कि कीट आए तो बाद में हम स्प्रे कर देंगे तो उसमें हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक खेती में अगर हम बाद में सोचेंगे कि पहले कीट आने दो तो फसल चौपटी हो जाएगी। अच्छा, जो आपका मुजफ्फरनगर पूरा बेल्ट है, गन्ने का पूरा बेल्ट है, और लोग जबरदस्त गन्ने की खेती करते हैं, और काफ़ी सारे जो मिल्स है वहाँ पे गन्ना जाता भी है। आप गन्ने की खेती करके अपना खुद का उत्पाद बनाने का ये जो निर्णय लिए, और खासकर से प्राकृतिक खेती की ओर, तो प्राकृतिक खेती की ओर जाना कैसे हो? क्योंकि आपके यहाँ भी क्या पहले से प्राकृतिक खेती होती थी, या पहले ट्रेडिशनल होती थी केमिकल खेती, उसके बाद आप प्राकृतिक खेती की ओर आए? नहीं, प्राकृतिक खेती 50 साल पहले तो मानो कि प्राकृतिक खेती ही थी। 50-60 साल पहले जब उर्वरक नहीं थे, कीटनाशक नहीं थे, तो पूरे देश में प्राकृतिक खेती होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे कीटनाशक आए बाजार में, बहुत सारी कंपनियां आ गई और उर्वरक आ गए, तो उत्पादन की इच्छा में किसान ने अंधाधुंध केमिकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
और मैं आपको बताऊं, और इतनी ओवरडोज केमिकल की लग रही है। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। जब हम 2015 से पहले खेती करते थे केमिकल वाली, शुरुआत हमने केमिकल खेती से की थी BSc करने के बाद, तो लोगों हमने देखा कि एक दवाई आती है इमिडाक्लोप्रिड जी, उसकी जो रिकमेंडेशन डोज है 0.25 ml पर लीटर, एक स्टैंडर्ड डोज होती है। इसका मतलब है कि 20 लीटर की टंकी में 5 ml दवाई हमें डालनी होती है वो। अब किसान पूछता है जाकर के दुकानदार से कि दवाई डालनी है, कितनी डालनी है। दुकानदार बताता है उसको 20 ml डालनी है आपको। तो 5 ml की 20 ml हो गई, 4 गुना। पर किसान आकर सोचता है कि 20 ml दवाई क्या करेगी 20 लीटर पानी में, वो उसकी डबल कर देता है, 30 ml या 40 ml डाल दी। तो 8 गुना तक भी दवाई की डोज बढ़ रही है फसल में। अब 8 गुना कोई दवाई का डोज होगा, कितनी ओवरडोज हो जाएगी, तो उसके इफेक्ट क्या होंगे। उसके इफेक्ट आप देख सकते हैं पूरे देश में, कैंसर बीमारियां, हार्ट फेल, मतलब इतनी बीमारियां आप पूरे देश में कहीं भी देख लीजिए, गांव हो या शहर हो, 100-200 मीटर के एरिया में आपको कैंसर का पेशेंट मिल ही जाएगा अपने आसपास। आपका 100 मीटर के रेडियस में कुछ मरीज तो मिल ही जाएंगे, एक मिले या 4 मिले, वो आप देख सकते हैं। मैंने जहां तक देखा मिल जाता है कोई ना कोई। तो उसका कारण ये कीटनाशक की ओवरडोज भी है। तो आप जो ऑर्गेनिक खेती की ओर आए, तो क्या वजह थी कि आप प्राकृतिक खेती की ओर आ गए और पूरा, या कहें कि जीरो बजट फार्मिंग जिसे कहते हैं? ऐसा हुआ, हमारी माताजी बीमार हो गई 2008 में। तो उनको माइंड की एक बीमारी थी, वो काफ़ी कम लोगों को होती है। डॉक्टर को दिखाया हमने, कई डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि ये रेयर बीमारी है, हो जाती है, और उनका इलाज चला काफ़ी, और 2012 में एक्सपायर हो गए। तो डॉक्टर से पता करने से पता चला कि जितनी बीमारियां होती हैं सारी खान पान से, और जो हम ये कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है इनसे होती है। तो फिर हमने सोचा कि हम किसान हैं और हम भी जब शुद्ध नहीं खा सकते तो कौन शुद्ध खा सकता है। तो हमने अपने परिवार के लिए 2014 में अपने परिवार के लिए 1 एकड़ में शुरू की प्राकृतिक खेती, कि अपने परिवार के लिए हम शुद्ध उगाएंगे, और गेहूं भी उगाएंगे, गन्ना भी उगाएंगे, सब्जी भी उगाएंगे, फल भी उगाएंगे। और उसके बाद जब हमने 2-3 साल शुरू हो गया, फिर हमने अपने प्रोडक्ट के सैंपल बांटने शुरू किए, तो फिर हम बाजार हमें धीरे धीरे मिलने लगा। और इस तरह से आज हम 10 एकड़ में खेती करके सारा प्रोसेस करके, हमें मिल में या कोल्ड में गन्ना नहीं डालते, उसका सारा प्रोसेसिंग करके हमारा सब उत्पाद बिक जाता है। और दिवाली से लेकर होली तक तो गुड़, शक्कर, खांड, सिरका, और होली से लेकर दिवाली तक गन्ने का जूस, कुल्फी, कोल्ड कॉफ़ी, गन्ने की जो हमने 4-5 उत्पाद बनाए हैं, तो वो चलता है। हमने पूरा एक साइकिल बनाया है। और इसका कारण ये भी है कि गन्ना का किसान जो है, एक टाइम बड़ी पेमेंट की बड़ी दिक्कत थी, कुछ मिले तो अभी भी पेमेंट नहीं कर रही हैं, लेकिन 2015 के आसपास उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मिलों ने पेमेंट नहीं किया था। गन्ना किसान गन्ना छोड़ करके धान पे आया, धान पे थोड़ा सा बढ़ा प्रोडक्शन, तो हमारे पास में हरियाणा में मंडी है, करनाल, पानीपत, इधर। तो जब धान लेके यूपी का किसान जाता था तो हरियाणा सरकार उसको आने नहीं देती थी, क्योंकि वहाँ का धान का रेट कम हो जाता था, वहाँ के किसानों को नुकसान होता था। तो इस तरह से किसान अगर कोई भी फसल पे एक पे निर्भर करेगा तो उसका रेट अप डाउन होने जरूरी है जी। तो इस तरह से हमने सोचा कि किसान है, उगाता है, आलू उगाता है, और 2 रुपये किलो का आलू, चिप्स बनते ही 200 रुपये किलो। सारी फसल सब्जी उगाता है, किसान का टमाटर 10 रुपये किलो, मंडी में जाता है, उसका उत्पादन भी आ गया, उसमें 8 रुपये किलो की लागत आई, 5 की लागत आई, और उसमें मंडी में जाते ही 10 का लिया, 20 रुपये में तुरंत वो कस्टमर ले रहा है। और टोमेटो केचप भी जो बन रहा है वो 200-300 टोमेटो केचप भी 1 किलो टमाटर लगेगा और वो डबल 10 गुना रेट में। तो किसान, हमने ये समझा कि प्रोसेसिंग में ही पैसा है। अगर किसान प्रोसेसिंग में नहीं आएगा तो उसको बचत हो नहीं सकती। कच्चा माल तो सस्ता ही बिकता है और बिकता आया है पहले से ही, तो कच्चा माल पे कोई इतना कुछ हो नहीं सकता। एक तरह से कितना भी हम चाह ले, कितने भी आंदोलन कर ले कि इसके रेट कितने, एक लिमिट तक बढ़ सकते हैं। गन्ने का रेट है कि 3 रुपये 70 पैसे है, इसको बढ़ा करके 400 रुपये कर सकते हैं, 450, 500 रुपये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गन्ने का जूस बेचते हैं, इसका कम से कम
रेट 1500 से 2000 रुपये हो जाता है। अगर हम 1 किलो गन्ने का जूस निकाल के बेच देते हैं तो 1500 से 2000 रुपये कुंटल गन्ने का रेट हो जाता है। अब इतना रेट वो खुद ही कर सकते हैं हम प्रोसेसिंग करके, दूसरा तरीका नहीं है। तो हमारे उद्देश्य ये भी था कि आज की तारीख में भारत में 70% किसान 1 एकड़ के या 1 एकड़ से के लगभग के किसान हैं जी। जमीन इतना कम हो गई, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। तो हमारा इच्छा ये थी कि किसानों के लिए भी कुछ एक ऐसा काम होगी। तो हमने जो हमारा जो मॉडल है ये 1 एकड़ के किसान के लिए भी वो एक अच्छी खासी आमदनी कर सकता है। 1 एकड़ का अगर गन्ने का जूस हम बेच सकते हैं तो ये समझो कि 3 से 5 लाख रुपए हम कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। और एक किसान एक आम खर्च कर सकता है, मतलब एक ज़्यादा लग्जरी तो नहीं कर सकता, लेकिन 1 एकड़ में अगर साधारण खेती करेगा तो 50,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता एक साल में। अच्छा, अगर हम लोग गन्ने की खेती की बात करें, खासकर से जब प्राकृतिक खेती की बात करें, क्या प्रोसीजर होता है? क्योंकि प्राकृतिक खेती के लिए आपको सर्टिफिकेशन भी चाहिए जी। और क्या उसका प्रोसेस होता है, प्लस गन्ने की खेती आप किस तरह से करते हैं, बुआई कब करते हैं, उसकी जो भी कल्टीवेशन होता है साल भर का, प्लस कौन कौन सी वैरायटियां आप ग्रो करते हैं, उन सब के बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। गन्ने की खेती, हमारे क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है मुख्य, हमारा क्षेत्र जो है गन्ने का ही है। और गन्ने में हम तैयारी करते हैं, गेहूं कटने के बाद गन्ना होता है, एक सरसों कटने के बाद गन्ना लगाते हैं, और एक लगाते हैं बसंत ऋतु का मार्च में लगता है, एक मई में लगता है, और एक असोज में लगता है अगस्त में जी। तो गन्ने में एक 12 महीने की फसल होती है, और मार्च में आमतौर पर गन्ने लगता है। तो प्राकृतिक खेती में हम उसमें केमिकल नहीं डालते, कीटनाशक नहीं डालते, तो उसमें हम जीवामृत, जो प्राकृतिक खेती के 3-4 अवयव है जरूरी, जीवामृत, 10 पर्णियर, घन जीवामृत और नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन सब का प्रयोग करना होता है बारी बारी से। जैसे कि हमने शुरू में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, जो जैविक खेती में रिकमेंडेशन भी है। हालांकि प्राकृतिक खेती में कुछ लोग मना भी करते हैं वर्मी कंपोस्ट को या गोबर की खाद को, लेकिन उसमें शुरू में 1-2 साल हम डाल सकते हैं। जब हमारी ज़मीन अच्छी हो जाए, उसका ऑर्गेनिक कार्बन ठीक हो जाए, तो बाद में हम उसको बंद कर सकते हैं। तो उसमें हम शुरू में गोबर की खाद निकाल दो। अगर कोई किसान पहली बार खेती कर रहा है तो उसमें अच्छी तरह गोबर की खाद निकालो। उसके बाद हम 10 पर्णियर तैयार करते हैं, 10 तरह के पत्ते लेकर के। उसमें 1 किलो तम्बाकू, 1 किलो हरी मिर्च, 1 किलो अदरक, 1 किलो हल्दी और 1 किलो लहसुन, ये चीज़ें मिला करके 200 लीटर के ड्रम में भर देते हैं, और 10 तरह के पत्ते 2-2 किलो पीस करके, और 20 लीटर उसमें गौमूत्र। पत्ते किस चीज़ के रहते हैं? 10, जो भी हमारे आसपास 10 पेड़ों के पत्ते मिल जाए। अच्छा, कोई भी हो? कोई भी हो। तो वो एक 10 पन्ने रखे हैं, उसमें वो सारे कीटनाशकों को वो कंट्रोल कर लेता है लगभग। तो ये जो लहसुन, अदरक ये सब डालते हैं, कूट के डालते हैं, कूट के 40 दिन में तैयार हो जाता है। और इसके हर महीने हम एक स्प्रे इसका करते हैं। कोई फसल हो, 1 महीने में एक स्प्रे कर देंगे तो आपका 90% कार्य इसमें हो जाएगा। एक मुख्य अवयव है इसका जीवामृत। जीवामृत के लिए हम 200 लीटर का ड्रम लेते हैं, उसमें 180 लीटर पानी लेते हैं, 10 लीटर गोमूत्र देसी गाय का होना चाहिए, 10 किलो गोबर, 1 से 2 किलो गुड़, और 1 से 2 किलो चने का या किसी भी दाल का आटा, और 1 मुट्ठी मिट्टी, या तो कोई वृक्ष के नीचे की। वृक्ष के नीचे का तात्पर्य यह है कि जहाँ पे कोई खाद, दवाई, केमिकल ना डाला हो, या कोई प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हमें 3 साल हो गए तो हमारी जमीन केमिकल फ्री हो गई, उस खेत की जमीन हम मिट्टी डाल सकते हैं। पहले साल नहीं डालनी हमें खेत की, क्योंकि इसमें रेडूज होते हैं, केमिकल जो फ्री होते हैं जमीन, 3 साल लगते हैं इसको जी होने में। अच्छा, सर्टिफिकेशन के लिए कहीं पे रजिस्टर्ड कराना पड़ता है या क्या करना पड़ता है? सर्टिफिकेशन के लिए प्राकृतिक का तो अभी तक कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन होता है। हर स्टेट का अपनी एक संस्था होती है। हमारा उत्तर प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्था है लखनऊ में, वहाँ से एक टीम आती है, मिट्टी के सैंपल लेती है। उनकी एक 3,000-3,500 रुपये के लगभग फीस है साल की, और वो मिट्टी का सैंपल वगैरह, फसल भी टेस्ट करते हैं। वो हर साल में 2 बार फार्म पे आते हैं, देख करके जाते हैं, और वो इस तरह से उसका 3 साल में ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन देते हैं। जब जो केमिकल है उसके रेसिड्यू से मुक्त हो जाती है। बिल्कुल। जब उसके बाद पहले साल कन्वर्जन का मिलता है, फर्स्ट ईयर कन्वर्जन, सेकेंड ईयर कन्वर्जन, फिर 3 साल बाद ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। और जो लोग बीच में केमिकल भी डाल देते होंगे, उन्हें 4-5 साल भी लग जाते हैं जी। अगर हम गन्ने की खेती की, जैसे आप बताए 3 सीजन में उसकी खेती की जाती है, अगर हम
स्पेसिंग की बात करें या बुआई की विधि की बात करें, वो कौन सा आप हाँ, अपनाते बुआई हैं? की विधि में ट्रेंच मेथड होता है। ट्रेंच मेथड में 5 फीट पर लाइन से लाइन की दूरी होती है। उसमें क्या होता है कि आप स्प्रे करनी है, आपको गोबर की खाद डालनी है, आपको 10 का स्प्रे करना है, तो प्राकृतिक खेती के लिए वो बड़ी अच्छी विधि है। तो उसमें एक दूसरा कारण उसका पानी भी कम लगता है इसमें, और पानी की बड़ी समस्या है। आने वाला टाइम जो है पानी के लिए बहुत मारामारी होगी। अब जी। किसी ने कहा भी है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, तो पानी बचाना बहुत जरूरी है। और जहाँ पे पानी नहीं है, राजस्थान का एरिया है, अभी बुंदेलखंड का है, तो वहाँ के लोगों को पता है कि पानी की अहमियत क्या होती है। हमारे यहाँ तो पानी भरपूर है और पानी किसान बर्बाद कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। तो पानी पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ट्रेंच मेथड का जो गन्ने में आया है वो पानी बचाने के लिए ही आया है। महाराष्ट्र में पानी कम है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चलन ट्रेंच मेथड का ही है, और उसमें उत्पादन भी अधिक होता है ट्रेंच मेथड में। एक उसमें बीज की वजह से होती है। जहाँ हमारा एक हेक्टेयर में 50 से 60 कुंटल बीज लगता है गन्ने का, ट्रेंच मेथड से हमारा 15 से 20 कुंटल बीज लगता है। तो क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से डिफरेंस है? क्योंकि जो नॉर्मल गांवों में जिन फार्मरों को जानकारी नहीं है, वो पुरानी पद्धति से ही बुआई करता है कि कूड़ बनाता है और उसमें वो जो उसकी आंख होती है वो लगाता हुआ चला जाता है। ट्रेंच विधि किस तरह से डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, उसमें बीज कम लगाना, आधा लगता है। मतलब नाली से लाइन की दूरी साधारण विधि में होती है 2 से 2.5 फीट जी, 80-90 सेंटीमीटर। ट्रेंच मेथड में 4 से 5 फीट होती है, मतलब गैप डबल हो जाता है। हाँ, लाइन से लाइन का गैप बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, और उसमें बीज आधा लगता है। और खाद पानी देने की प्रक्रिया या उसमें आसानी रहती है। अगर केमिकल फार्मिंग भी कर रहा है तो उसमें खाद डालने में पत्ती नहीं लगती, घुसना नहीं पड़ता। बंधाई करनी है आपको, आधी बंधाई करेंगे, आधी लाइन बांधनी पड़ेगी। आपको खाद डालना है लाइन से तो आधा काम करना पड़ेगा। स्प्रे करनी है आधे में करनी पड़ेगी, और उत्पादन बराबर होता है। अच्छा, जैसे गन्ने में मैं देखा कि काफ़ी सारे फार्मर्स होते हैं जो केमिकल फार्मिंग करते हैं जी। वो जो खरपतवार होता है, वीड जो होता है, उसके लिए भी वो लोग दवा का स्प्रे करते हैं। तो आप लोग वीड मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं? क्योंकि शुरुआती स्टेज में तो गन्ने के लिए वीड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। वीड मैनेजमेंट के लिए हम लोग निराई उड़ाई करते हैं, खुरपा, फावड़ा और कल्टीवेटर। और रासायनिक कृषि में तो एक 2,4-D सोडियम साल्ट आता है, कई सारे साल्ट आते हैं, सल्फोमेथ्रोन आता है जो खरपतवार के लिए होता है, मेट्राजिन आती है, अल्ट्राजिन आती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन वो कैंसर कारक है। और ये यूरोप में और यूएसए में ये कई सारे ग्लाइसोफेट आता है जो हम खरपतवार के लिए डालते हैं जी, वो सबसे खतरनाक है। जो हम आम किसान जो नालीस में मीरा 71 के नाम से या ग्लाइसोफेट के नाम से डालते हैं केमिकल, वो बहुत खतरनाक है। वो कैंसर को पैदा करता है सीधा सीधा। वो तो मैं इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। तो कई जगह पे बैन भी है, यूएसए में बैन है, कनाडा में बैन है, और बहुत सी जगह बैन है। भारत में ही बिक रहा है। मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर भी ध्यान दे, और जो चीज़ें इतनी खतरनाक है उन पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अच्छा, जैसे बात करें कि जब प्राकृतिक खेती का आप उत्पाद बनाने लगे, सबसे बड़ी समस्या फार्मर्स के पास होती है कि वो उत्पादन कर लेता है, वो कहीं से भी नॉलेज लेके उत्पादन कर ले रहा है, लेकिन उसे मार्केट नहीं क्रिएट कर पा रहा है। आप किस तरह से अपने उत्पादों की मार्केट क्रिएट करते हैं और कौन कौन से आपके उत्पाद हैं? हाँ, मार्केट की थोड़ी समस्या आती है, हर किसान को आती है। शुरू में हमें भी आई 2-3 साल, जब तक एक तो रेड्यूस फीड होती है ज़मीन, क्वालिटी तभी बन पाती है हमारे प्रोडक्ट में। जब क्वालिटी बन जाती है तो हमने शुरुआत की सैंपल बांटने से की। हमने बहुत सारे सैंपल बांटे, शुरू साल में सैंपल बांटे हमने, 150 सैंपल बांट दिए और हमें एक ऑर्डर मिला। अच्छा। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने हमारा टेस्ट किया और टेस्ट डेवलप हुआ, उन्हें अच्छा लगा, तो धीरे धीरे मार्केट का काम ऐसा है कि इसमें समय लगता है। आप 3 साल अगर किसी भी काम को 3 साल दे देंगे तो वो सफल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि 3 साल अगर किसी काम में सफल नहीं होते तो फिर थोड़ा हमें दोबारा से सोचना चाहिए कि हमने काम पूरी लगन मेहनत से नहीं किया। मैंने तो अपने विषय में बताऊँ कि 3 साल में मैंने मार्केटिंग का हमारा काम हो गया था कि 3 साल मैंने मेहनत की और हमें मार्केट मिल गया। और बहुत से लोगों ने, बहुत प्लेटफार्म ने हमें हमारी सहायता भी की और अवार्ड ICAR से मिला, तो उसके बाद भी अच्छा रेस्पॉन्स आया, विश्वसनीयता बढ़ गई, विश्वसनीयता बढ़ गई।
डीडी किसान के साथ में जुड़े, उनका इंटरव्यू किसान दिवस में कई सारे उन्होंने हमारी डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो उसमें भी थोड़ा लोग विश्वास करते हैं, ट्रस्टेड कि आईसीआर से अगर अवार्ड मिल रहा है तो। हाँ। और खासकर से प्राकृतिक खेती, गन्ना प्राकृतिक उत्पादन खेती करने के हो लिए रहा है। प्राकृतिक गन्ने के जूस में वैलिडेशन किया हमने, गन्ने से कुल्फी बनाई, गन्ने से कोल्ड कॉफ़ी बनाई, गन्ने का जूस और अनानास का शेक बनाया, और चीकू और गन्ने का जूस का शेक बनाया, पपीते का शेक बनाया। हमने इस तरह से 10-12 प्रोडक्ट हमने बनाए और ट्राई अच्छा, जो गन्ने की कुल्फी आपकी है जी और जो गन्ने के रस से आप कोल्ड कॉफी बनाते हैं जी, आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलन है। और अभी आप हाल फिलहाल कुछ दिन पहले एक नई अपना जो कार्ट होता है या कहें जो ट्राली आप नया उसका उद्घाटन भी किए हैं। जी जी। वो क्या कॉन्सेप्ट है और वो कहाँ से दिमाग में आपके आया कि हम जिस तरह से आम ठेले लग सकते हैं आम प्रोडक्ट के, तो हम लोग गन्ने से बने और गन्ने के ठेले क्यों नहीं लगा सकते हैं? उस कॉन्सेप्ट के साथ आप आए, वो आपके दिमाग में कहाँ से आया कि हम गन्ने की कुल्फी बना सकते हैं, गन्ने की कोल्ड कॉफी बना सकते हैं? और काफी वो प्रचलित भी है, जहां पे भी आपका ठेला वो लगता है, जिसे आप ट्राली कहते हैं कि ट्राली में पूरा सेटअप बना के काफी ज्यादा वहां पे भीड़ भी रहती है और लोगों का रुझान भी रहता है। जी, गन्ने का हम गुड़ बनाते हैं, गुड़ बनता है अक्टूबर से लेके मार्च तक सीजन होता है गन्ने का गुड़। उसके बाद मार्च के बाद गुड़ नहीं बन पाता, गन्ने का सीजन समाप्त हो जाता है। तो फिर हमने सोचा कि 6 महीने हमने काम कर लिया, गुड़ बना लिया, फिर अगले 6 महीने क्या करेंगे? तो फिर देखा कि गन्ने के जूस पे काम किया जा सकता है। तो फिर हम गर्मी में ठंडा जूस गन्ने का पे काम किया। उसमें हमने बर्फ़ नहीं मिलाते, गन्ने को ठंडा करते हैं डीप फ्रिज में, और ठंडे गन्ने का ठंडा जूस हम अपने कस्टमर को सर्व करते हैं। और बर्फ़ इसलिए नहीं मिलाते कि जो बर्फ़ होता है बड़ा सबसे खतरनाक बर्फ़ होता है लीवर के लिए, क्योंकि जो फैक्ट्री में लिखा होता है जहाँ बर्फ़ बनता है, ये कच्चा बर्फ़ बोलते हैं इसको। अच्छा। वहाँ लिखा होता है कि फैक्ट्री में साफ साफ अक्षरों में, यह बर्फ़ खाने के लिए नहीं है, ये पदार्थ को किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए है। लेकिन वो उस पर कोई गाइडलाइन नहीं है, वो सब जगह खाने में इस्तेमाल हो रहा है। शादियों में बर्फ़ जा रहा है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक वाले ठेले वाले जितने भी गन्ने के जूस बेचते हैं सब उस बर्फ़ को इस्तेमाल करते हैं। और गन्ने का जूस लीवर को के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उस बर्फ़ के कारण वो लीवर को डैमेज करता है, वायरल को बढ़ाता है। तो उस पर कोई गाइडलाइन नहीं है। उस पर बर्फ़ जो होता है, अगर हमें बर्फ़ का इस्तेमाल करना है गन्ने के जूस के लिए, तो आरओ वाटर का बर्फ़ होना चाहिए या कोई अलग से प्लांट लगना चाहिए जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर वही कच्ची बर्फ़ जो जिसका कोई पीएच मेंटेन नहीं, पानी का कोई वैल्यू मेंटेन नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं, उसका जो बर्फ़ हो रहा है वो गलत है। उस पर थोड़ा ध्यान हमें देना होगा। तो उस पर हमने काम किया कि हम गन्ने का जूस बिना बर्फ़ का ही देंगे और ठंडा गन्ना करते हैं, उसके बाद जूस बनाते हैं। और ये गन्ने की कुल्फी और कोल्ड कॉफी? हाँ, गन्ने की कुल्फी में हम कुल्फी दूध की और गन्ने की दोनों की है। दूध को गर्म करते हैं, उसका मतलब आधा कर लेते हैं दूध को, 2 लीटर 3 लीटर का 1 लीटर, और उसमें चीनी की जगह हम गन्ने का जूस को मिलाते हैं ताकि नेचुरल शुगर हो। और शुगर में भी उसे नहीं बढ़ाता। चीनी बड़ी हार्मफुल है, चीनी में बहुत सारे केमिकल होते हैं। आजकल चीनी पे बहुत कम लोग कम कर दिया खाना। अब चीनी का स्टॉक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पहले चीनी बहुत ज़्यादा खाते थे, अब फिर से हाँ, गुड़ और खांड की ओर लौट अब रहे शुगर हैं। चीनी के कारण बहुत से लोगों को शुगर हो गया। अब चीनी के बजाय अब लोग गुड़ पे, शक्कर पे, खांड पे आ रहे हैं धीरे धीरे। चीनी सस्ती है बाजार में, गुड़ और शक्कर और खांड महंगी है। अच्छा, जैसे आप गुड़ शक्कर खांड ये सब चीज़ें बनाते हैं, तो जो अमूमन फार्मर्स के यहाँ बनता है उसमें काफ़ी सारे केमिकल डाले जाते हैं, वो चाहे रंग के एडिशन के लिए हो, क्योंकि जो देसी होता है वो थोड़ा सा उसका कलर डार्क होता है, उसको सफ़ेद करने के लिए भी केमिकल डालते हैं। आप किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज करते हैं और अपने प्रोडक्ट आप किस तरह से बनाते हैं प्राकृतिक गन्ना उत्पादन के बाद प्राकृतिक रूप से? हाँ, गन्ने को प्राकृतिक उत्पादन करने के बाद हम उसमें गुड़, शक्कर, खांड जो बनाते हैं उसमें कोई केमिकल नहीं डालते। केमिकल डालने का जो कारण है, केमिकल लोग इसलिए डालते हैं ताकि उसका जो कलर है जो मेंटेन रहे। लेकिन गुड़ और शक्कर, खांड का क्या होता है, जैसे ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसमें ऑक्सीडेशन होकर उसका रंग थोड़ा थोड़ा डल होना शुरू हो जाता है। जैसे कि फेयर कलर है वो काला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हमारे कस्टमर है वो समझते हैं कि इसमें केमिकल नहीं है, ये डल होगा ही होगा, तो वो उसे पसंद कर रहे हैं और उसमें केमिकल डालने की जरूरत ही नहीं है। वो तो जो बाजार में जो ही है ना, जो दिखता है वही बिकता है जी। तो बेचने के लिए केमिकल डालते हैं ताकि उसका रंग चमकदार रहे, चमक के लिए डाला जाता है केमिकल। कलर भी इसलिए मिलाया जाता है। लेकिन जिसको पता है कि ये खाने के लिए अच्छा नहीं है और खाने में प्राकृतिक गुड़ चाहिए हमें, तो वहाँ रंग का कोई इश्यू नहीं है।
वो तो कहते हैं, वो तो जो चमकदार होता है उसको लेते लेते नहीं है, कहते हैं कि तो केमिकल वाला गुड़ है। तो जिसको अवेयरनेस है, जानकारी है, तो रंग का तो कोई इश्यू नहीं है कोई। अच्छा, इसमें आप प्रिजर्वेशन के लिए भी कुछ डालते हैं? प्रिजर्वेशन के लिए कोई डालना नहीं पड़ता, उसको सुखा कर रखना पड़ता होता है। सफाई जो करते हैं जंगली भिंडी होती है उससे करते हैं। अच्छा। हाँ, और उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें इसको ठंडी स्थान पर रखना होता है और धूप में सुखा लो एक बार, जितनी नमी कम रहेगी उतने लंबे टाइम तक इसको स्टोर कर सकते हैं, या फिर डीप फ्रिज में या कोल्ड स्टोर में उसको स्टोर कर सकते हैं। अगर घर पे हमने थोड़ा 500 लीटर का 200 लीटर का डीप फ्रिज ले ले और गन्ने उस गुड़ को सुखा करके 2-3 दिन धूप में उसमें रख देते हैं, तो उसका कलर ऐसा कैसे निकलेगा 6 महीने बाद भी। अगर हमें यूरोप में सब उसको डीप फ्रिज में रखते हैं गुड़ को, हमारा गुड़ यूरोप में भी जाता है कई कई स्टेट में। अच्छा। तो वहाँ पे लोग जो है वो डीप फ्रिज में रखते हैं सारा सामान, वहाँ पे डीप फ्रिज का चलन है। तो वे हमारे कस्टमर है एक कनाडा से, वो बता रहे थे कि भैया आपका गुड़ 3 साल बाद भी उसी कलर का है। उन्होंने मुझे फोटो भी भेजे कि जो इस कलर का आपने भेजा था उसी कलर का है, 3 साल बाद भी हमने निकाला गुड़ डीप फ्रिज से। तो डीप फ्रिज में गुड़ का कलर नहीं जाता, जिसको कलर का इशू है कि कलर मुझे ऐसे चाहिए, तो उनको गुड़ डीप फ्रिज में रखना पड़ेगा, नहीं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीडेशन होकर उसका रंग थोड़ा धीरे धीरे काला होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप 3 सीजन में बताए कि गन्ने की बुआई 3 सीजन में होती, क्या उनके प्लांट से प्लांट की दूरी सेम होती है या उसमें भी कुछ डिफरेंस होता है? वो दूरी तो सेम होती है। उत्पादन में क्या कुछ डिफरेंस होता है, या फिर जो फार्मर्स है जो खासकर से जस्ट स्टार्ट करना चाहता है प्राकृतिक खेती की ओर, खासकर से गन्ना का उत्पादन, तो उन्हें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किस डिस्टेंस पे लगाना चाहिए और किस मौसम पे ज्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है उस मौसम पे उसे खेती करना चाहिए? हाँ, ट्रेंच मेथड सबसे अच्छा है आज की तारीख में। आज काम करने के लिए, स्प्रे करने के लिए, जैसे हमें प्राकृतिक खेती में काफ़ी स्प्रे करने पड़ते हैं, हर महीने में स्प्रे करना होता है, 15 दिन में भी करना पड़ता है। तो उसके लिए आने जाने में ट्रेंच मेथड सबसे अच्छा है। और दूसरा, जो हमें जूस के लिए गन्ना लगाते हैं वो हम गेहूँ काटने के बाद लगाते हैं ताकि वो देर तक मिठास रहे इसमें। जो हम गुड़ शक्कर के लिए गन्ना लगाते हैं वो हम मार्च में लगाते हैं, जिसको बसंत काल का भी बोलते हैं। और एक गन्ना लगता है असोज में, या मानसूनी गन्ना बोलते हैं उसको। अच्छा। अगस्त सितंबर में वो गुड़ शक्कर के लिए, खांड के लिए मानसून वाला गन्ना, अगस्त सितंबर वाला, और फरवरी मार्च वाला अच्छा रहता है। और गन्ने के जूस के लिए हम लगाते हैं मई में, ताकि वो लंबे टाइम तक परिपक्व वो देर से हो और उसका सितंबर तक जूस चलता रहे। अच्छा, गन्ने में एक जैसे रोग है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, अभी तक उसका कोई इलाज नहीं है। कोयम्बटूर जो इंस्टीट्यूट है गन्ने पे रिसर्च करता है, वो लगातार काम कर रहा है, कई सारी वैरायटियां भी वो डेवलप किया है जो शुगर केन रेड रॉट जो डिजीज है उसके प्रति रेजिस्टेंट है। आप लोग प्राकृतिक खेती में अगर बात करें तो उसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं? जैसे बरसात में इसका प्रकोप ज्यादा फैलता है कि जब भी बारिश होगी तो ये तेजी से फैलता है, तो उन सब चीजों के लिए आप लोग क्या करते हैं? हाँ, उसके लिए बीजामृत एक बनाते हैं, प्राकृतिक खेती का अवयव है। उसमें 250 ग्राम चूना, 20 लीटर पानी, 2 लीटर गौमूत्र और उसमें 2 किलो गोबर मिलाकर के बीजामृत तैयार हो जाता है। और उसमें हम बीज को ट्रीटमेंट करते हैं उसका। कोई सी फसल हो, गन्ना हो, गेहूँ हो, आलू हो, सब्जी हो, तो उसको हम उसमें थोड़ा 1-2 घंटा डुबो कर रखते हैं। उससे बीजामृत से हम काफ़ी रोग को हम रोक सकते हैं, जितनी फंगस होती है वो। अच्छा, रेड रोड की कोई दवाई नहीं है, ये बिल्कुल सच है जी, आज तक नहीं बनी। और जब रेड रोड किसी गन्ने की फसल में आ जाता है तो वैरायटी वो खत्म हो जाती है। तो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते। अगर बीजामृत से हम करेंगे ट्रीटमेंट तो काफ़ी हद तक हम उसको रोक सकते हैं। हाँ, उसके लिए हम लोग सावधानी कर सकते हैं, ये फैले ना, क्योंकि लगातार जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इसमें प्रयास कर रहे हैं कि इसके कुछ दवा या कुछ हम लोग इस पे काम करें, क्योंकि अगर एक खेत में फैलता है तो पूरा गन्ना खराब हो जाता है और फार्मर्स को काफी ज्यादा इससे लॉस भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इस पे लगातार वो लोग काम कर रहे हैं। अगर हम आपके उत्पाद की बात करें, जैसे तो अभी आपके मुजफ्फरनगर जिले में जो आपकी ट्राली लगती है, कहाँ कहाँ लगती है और उसका रिस्पांस किस तरह से है जो उसके उपभोक्ता हैं? हाँ, हमारी ट्रॉली मुजफ्फरनगर में रामपुरी एक जगह का नाम है, रामपुरी गांव है, और वहाँ पे सहानपुर अड्डा के पास में रामपुरी गेट के सामने हमारी ट्रॉली लगती है, फ्रेंड्स कॉलोनी में। और जो भी जूस हमारे कस्टमर पी रहे हैं वो एक बार जो पीता है वो फिर दोबारा वो बाहर जूस नहीं पीता, सीधा हमारे पास ही आता है। उसका स्वाद वो बताते हैं कि बड़ा अच्छा है। एक तो गन्ना हमारा केमिकल फ्री है, बिल्कुल एकदम प्राकृतिक गन्ना है, दूसरा इसमें बर्फ भी मिलाते हैं हम। तो अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। और मैं तो चाहता हूँ कि
और किसान भी इस तरह से गन्ने के जूस का सेटअप अपना कर सकते हैं अपने आसपास। बहुत बड़े बड़े हाईवे और बड़े बड़े, इतनी पॉपुलेशन भारत की है, 150 करोड़ लोग हम हैं, पूरा संसार पूरा विश्व भारत को बाजार की तरह से देखता है। तो हमें, हमारे पास तो इतना बड़ा बाजार है कि पूरी दुनिया में नहीं है। तो बहुत जो छोटे किसान हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी, अगर उनका इंटरेस्ट हो तो भी इस तरह से कर सकते हैं, और उनको जो जानकारी चाहिए तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसान के लिए हमारी जानकारी फ्री रहती है। अच्छा, आप जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, बड़े डिस्ट्रिक्टों में 2 कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। आपके यहाँ जो मुजफ्फरनगर का कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ से भी जानकारी लेते हैं, या फिर जैसे आप बताएं कि कुल्फ़ी का हम लोग कुल्फ़ी बनाना शुरू किए, हम लोग कोल्ड कॉफ़ी बनाना शुरू किए गन्ने के रस से, इनके बारे में आप कहीं से प्रशिक्षण लेके शुरू किए, या कहाँ से इन सब चीज़ों की जानकारी लेके इनको शुरू किए? क्योंकि किसान के दिमाग में चीज़ें बहुत सारी आती हैं, लेकिन उसका सही एक तरीका क्या होगा ताकि सामने जो उसका सेवन कर रहा है, जो उपभोक्ता है, खा रहा है, उसे हार्मफुल ना हो। क्योंकि कोई भी चीज़ किसी के साथ मिला के जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए इफेक्टिव ही होगा। जी जी। तो आप इन सब चीज़ों के लिए कहाँ से प्रशिक्षण लिए और किस तरह से जानकारी कलेक्ट किए? जानकारी का तो ऐसा है कि कुल्फ़ी तो हर कोई घर में जमाता ही है दूध की। जी। तो चीनी की जमाते हैं, चीनी में नुकसान करती है, तो हमने धीरे धीरे ट्राई किया कि पहले हमने गुड़ की जमाई और शक्कर की जमाई, खांड की जमाई। तो फिर हमने एक दिन आइडिया आया कि हम जूस की कोई कुल्फ़ी नहीं जमा सकते। तो हमने जूस पर थोड़ा सा उसमें जूस को गर्म किया और जूस से हमने कुल्फ़ी उसकी बनाई, और केवल जूस की बनाई, और जूस की और दूध की बनाई। तो धीरे धीरे हमने उसमें काम किया। तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और बहुत लोग कुल्फ़ी जूस पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैं अकेला ही कर रहा हूँ, बहुत लोग कर रहे हैं देश में। क्योंकि पता नहीं होता है कि एक क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, अलग क्षेत्र में कोई और काम कर रहा है, तो ऐसे बहुत से लोग काम करते रहते हैं। तो हो सकता है आज ही बहुत से लोग काम कर रहे हो, किसी और चीज़ पे काम कर रहे हो। तो चलता रहता है कि आदमी का माइंड जो रहता है इनोवेशन करता रहता है। आइडिया आते हैं तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो नया कुछ हो जाता है। और आइडिया आता है, इम्प्लीमेंट नहीं करते तो वो आइडिया रह जाता है। तो आपके यहाँ जो एग्रीकल्चर के संस्थान हैं, उनसे किस तरह से सपोर्ट मिलता है? कृषि विज्ञान केंद्र हो या एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रिक्ट का एग्रीकल्चर ऑफिस होता है वहाँ से? हाँ, वहाँ पे सपोर्ट मिलता है। वो हमारे पास फार्म पर देखने भी आए, उन्होंने हमारा सहयोग भी किया, प्रचार प्रसार में भी सहयोग किया। मेन काम तो टेक्नोलॉजी प्रचार प्रसार का ही होता है कृषि विज्ञान केंद्र का। टेक्नोलॉजी हो गया, देश के वैज्ञानिक ICR पूसा में जो भी टेक्नोलॉजी बनती है, जो नए बीज बनते हैं, उनको किसानों के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, तो उसमें वो काफ़ी सहयोग रहता है। किसानों को लेकर के, भ्रमण से लेकर के, पूरे ICR का भ्रमण हो या किसी बड़े संस्थान का भ्रमण हो, तो कृषि विभाग मुजफ्फरनगर और जिला कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग आपके यहाँ बात करें कि जैसे आप बताए 10 एकड़ में आप खेती करते हैं जी, लगभग उससे कितना उत्पादन निकल आता है, और उस उत्पादन का जितना भी गन्ने का उत्पादन होता है उससे आप कितना, जैसे आप बताए कि हम गन्ने का जूस भी वो करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट भी बनाते हैं, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कितने गन्ने का हम लोग गन्ने का जूस के लिए रखेंगे, कितने क्षेत्र के गन्ने के लिए, और कितने गन्ने के लिए हम लोग खांड, गुड़, चीनी, शक्कर बनाएंगे, और कितने को हम अगली बार, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर होता है उसके लिए भी छोड़ना होता है कि हम इससे बीज तैयार करेंगे। जी जी। जूस के लिए तो हमें 1 एकड़ गन्ना काफ़ी होता है। 1 एकड़ गन्ने में जूस का कार्य हो जाता है। बाकी जो गन्ना होता है उसका हम गुड़, शक्कर, खांड, सिरका बनाते हैं। अच्छा, होता क्या है कि उत्पादन थोड़ा कम रहता है, तो थोड़ा रेट अधिक रख लेते हैं। गुड़ शक्कर का प्राकृतिक जो गुड़ शक्कर है वो 100 रुपये किलो के हिसाब से प्लस ही रहता है। तो लेकिन उत्पादन उसका आधा रह जाता है, मतलब 50 कुंटल के लगभग पर बीघा, यानी कि मान के चले तो 600-700 कुंटल पर हेक्टेयर। अभी औसत उपज 800 प्लस है, तो औसत से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। हाँ, मुजफ्फरनगर की औसत 850 कुंटल पर हेक्टेयर है, लेकिन इसमें 700 कुंटल पर हेक्टेयर गन्ना निकलता है। प्राकृतिक खेती मतलब लगभग, हाँ, थोड़ा कम, 25-30% गन्ना इसमें कम निकलता है। अच्छा, जैसे अगर हम लोग जैसे गन्ने की बात करें तो बीच में आप लोग बीड मैनेजमेंट के लिए कुछ करते हैं या स्प्रे के लिए? नहीं, इसमें निराई गुड़ाई होती है, खुरपा, फावड़ा, दराती, वो मैनुअली करना पड़ता है। इसमें कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है प्राकृतिक खेती में, क्योंकि केमिकल में तो आप 2,4-D या खरपतवार नाशक वीड साइड डाल सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं डाल सकते आप। तो इसमें मेहनत ज़्यादा है।
लागत कम है, लागत तो उसमें आपको दवाई के पैसे नहीं लगेंगे, कीटनाशक के पैसे नहीं लगेंगे, उर्वरक के पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन मेहनत लगेगी इसमें, आपको मेहनत ज़्यादा है इसमें, लागत कम है। अच्छा, जब आप खेती की ओर आए, आप घर में बात किए कि मुझे एग्रीकल्चर करना है और उसके जी। बाद खेती करने के लिए ही एग्रीकल्चर करना है। होता है कि लोग इस हिसाब से भी एग्रीकल्चर की ओर जाते हैं कि एग्रीकल्चर में जॉब का थोड़ा सा स्कोप ज़्यादा है, या ये कहें कि उस समय पे जॉब का स्कोप ज़्यादा था। आजकल तो कंपटीशन अभी एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा हो गया है। जी। तो आप जब खेती की ओर आए तो घर वाले नहीं बोले कि नहीं आपको जॉब की ओर जाना चाहिए, भले आप एग्रीकल्चर लिए हैं लेकिन जॉब की ओर जाना चाहिए खेती? क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं कि जो फार्मर होता है, कोई भी फार्मर नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी खेती करे, क्योंकि वो उन सब चीज़ों को देख चुका होता है, मार्केटिंग का हो या फिर कहें कि खेती किसानी में किसान उस तरह से जुआ खेलता है कि उसे पता होता है कि ये मौसम बेमौसम बारिश होगी, ओलावृष्टि होगा और इससे फसल नष्ट होगी, फिर भी वो हर साल बोता है। तो आपके घर वाले नहीं कहे कि नहीं आपको खेती की ओर नहीं जाना, आपको जॉब की ओर जाना है? हाँ, ये तो किसान अपने बच्चों को खेती के लिए इसलिए नहीं कहता क्योंकि खेती में उतना अर्निंग हो नहीं पाता, क्योंकि एक जो खेती की अर्निंग है बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए हर कोई भी किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती करे। तो हमारे घर में भी यही थी, पिताजी की इच्छा थी कि कुछ जॉब की जाए, कुछ वैसे, क्योंकि उसमें खर्चे पूरे नहीं होते। लेकिन मेरा मानना था कि कब खेती में हम कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो अलग कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। तो उस तरह से हमने फिर पिताजी को कन्विंस किया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो करो। तो आप एमएससी की ओर नहीं गए? हाँ, एमएससी की ओर नहीं गए। हुआ क्या कि हमारे कुछ मित्र थे, तो उन्होंने एलएलबी में एडमिशन ले लिया, तो उनके साथ हमने भी एलएलबी कर ली। अच्छा, फिर लगा कि एलएलबी करने के बाद प्रैक्टिस नहीं की हमने, क्योंकि एलएलबी का जो सिस्टम है वो हमें समझ नहीं आया। तो फिर जब पता चला कि हम खेती करेंगे। तो आपके काफ़ी सारे दोस्त तो अभी भी एग्रीकल्चर में कहीं जॉब या कुछ कर रहे होंगे? सारे जॉब में है, अच्छी अच्छी जगह पे है, शुगर फैक्ट्री में काफ़ी सारे अच्छी पोस्ट पे है, जीएम पोस्ट पे है, और क्लास 1 पोस्ट पर काफ़ी लोग हैं। अब जब आपको वो खेती करते हुए देखते हैं, खासकर से कि इनोवेटिव फार्मर, जब आईसीएआर किसी फार्मर को अवार्ड दे दे, इनोवेटिव फार्मर का फार्मर फेरो अवार्ड दे दे, और जिले भर में वो किसान जानने लगा हो, प्रदेश भर में जानने लगे हो लोग, देश भर में लोग जान रहे हो। आप जैसे बताए कि कनाडा तक आपका उत्पाद जाता है, तो निश्चित रूप से आप ग्लोबली फार्मर हैं और उत्पादन करते हैं। तो आजकल आपके दोस्तों क्या रुझान होता है कि आपका निर्णय सही था या हम लोगों का निर्णय सही है? वो तो कहते हैं कि आपने अच्छा किया कि अपना खुद का जॉब है, अपनी खुद की खेती है। तो जो आप 10 एकड़ जमीन में करते, क्या आप लीज पे लेके भी करते हैं या पैतृक जमीन है उस पे खेती? हाँ, 5 एकड़ अपनी जमीन है, 5 एकड़ हमने लीज भी ले रखी है, और कुछ हमारे मित्र हैं तो वो भी कर रहे हैं। अब हम 10-15 एकड़ पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, जब कोई भी फार्मर होता है और कुछ नया शुरू करता है, तो जाहिर सी बात है जब नया शुरू करता है तब तो वो अकेले होता है, लेकिन जब एक सक्सेस मिलती है उसके बाद काफ़ी सारे लोग उससे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उस तरह की चीज़ों को खुद करना चाहते हैं। आपके अगर मुजफ्फरनगर या आपके गांव की बात करें तो जैसे आप बताए कृषि विज्ञान केंद्र के लोग भी जाते हैं, जो रावे के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी आपकी फील्ड देखने जाते हैं, आपकी प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको देखने जाते हैं। तो अब किस तरह का परिवर्तन आ रहा है आपके आसपास के क्षेत्र के जो फार्मर्स हैं? काफ़ी किसान अब अपने परिवार के लिए, अपने लिए खेती शुरू कर दी है, क्योंकि मार्केटिंग प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है। और काफ़ी किसान हमने 800 से लेकर 1000 तक किसानों को प्रशिक्षण दे चुके हैं हम, और मुझे कई सौ किसानों ने प्राकृतिक खेती शुरू कर दिया अपने, भले ही वो अपने परिवार के लिए कर रहे हो। अभी उन्हें मार्केट के लिए भी तैयार नहीं है, धीरे धीरे आदमी करता है कि मार्केटिंग एकदम हो नहीं हो पाती, लेकिन काफ़ी किसान लोग अपने परिवार के लिए, अपने लिए खेती शुरू कर दी है। हमारा भी ये कहना है कि आप पहले अपने लिए करो, 2-3 साल में एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप बाजार की तरफ चलो, तो आपको इसमें नुकसान नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, गन्ने की खेती में, प्राकृतिक खेती में अगर बात करें तो जैसे 3 साल में सर्टिफिकेशन मिलता है, उसके बाद एक विश्वास डेवलप करना बहुत बड़ी चीज़ है, कि क्योंकि प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों का आपका रेट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उत्पादन थोड़ा सा केमिकल की अपेक्षा कम होता है। तो कहीं ना कहीं तो आप उसको कंप्रोमाइज़ करेंगे कि अगर हमें उत्पादन कम है तो हम प्राइस ज़्यादा रखें, क्योंकि अच्छा हम खिला रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। अगर हम समस्या की बात करें प्राकृतिक खेती में, तो आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं हैं जो अगर सॉल्व हो जाएं तो प्राकृतिक खेती में और अच्छा किया जा सकता है? हाँ, प्राकृतिक खेती में उत्पादन में तो कोई इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि एक उत्पादन तो एक लिमिटेड उतना ही रहेगा,
क्योंकि वो एक हाईली उत्पादन तो नहीं हो सकता, लेकिन एवरेज उत्पादन उसका जब 3-4 साल में हम उसका ऑर्गेनिक कार्बन ठीक कर लेते हैं ज़मीन का, और तो वो ठीक औसत स्तर पर आ जाता है। मेन समस्या है प्राकृतिक खेती में मार्केटिंग की। अगर कोई मार्केटिंग किसानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो उपलब्ध जहाँ पे सही किसान का प्रोडक्ट बिक जाए, तो किसान इसकी तरफ आ सकते हैं। मुख्य समस्या अब सबको मार्केटिंग नहीं मिल पाती। हमने मेहनत की, हमें मार्केटिंग की समस्या नहीं मिली या सोल्व हो गई, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे किसान हैं जो मार्केटिंग नहीं कर पाते। हम बहुत सारे किसानों की हेल्प करते भी है, लेकिन हम कितने किसानों की हेल्प कर सकते हैं? एक आसपास के लोग ही कर सकते हैं, सब किसानों के तो देश तो बहुत बड़ा है। तो एक ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मार्केटिंग एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो लगातार आपका सोशल मीडिया देखता हूँ और आप उससे भी काफ़ी अच्छी मार्केटिंग करते हैं। फेसबुक हुआ आपका, इंस्टाग्राम हुआ, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या फिर आपकी जो शांति एग्री करके आपका वेबसाइट है, वहाँ शांतिकृषि.com, वहाँ से भी ठीक ठाक उसमें लोग विजिट करते हैं, और क्योंकि वो विश्वास डेवलप हो चुका है जी। तो इसके सोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो पॉलिसियाँ बनाते हैं फार्मर्स के लिए, जैसे एफपीओ लेके आए, एफपीओ में फार्मर्स को जोड़ के अपना उत्पाद बना के सेल करने की एक प्रक्रिया दी गई, तो क्या एफपीओ जैसी चीज़ें और होनी चाहिए, या फिर किस तरह की चीज़ें आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक फार्मर हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि फार्मर क्या चाहता है, जो जेन्युइन फार्मर है वो क्या चाहता है कि पॉलिसी में अगर ये परिवर्तन आए तो ये चेंज हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सरकारों को, या फिर कहे पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए कि जो प्राकृतिक खेती, क्योंकि सरकार भी इस समय प्राकृतिक खेती के लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, तो क्या चेंज करना चाहिए कि एक परिवर्तन आ सकता है? मेरा मानना ये है कि किसानों को 3 साल तक मेहनत करनी होती है, उत्पादन कम रहता है। तो एक तो 3 साल तक किसानों को अनुदान मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे यूरिया पे काफ़ी अनुदान मिलता है जी, डीएपी पे काफ़ी अनुदान मिलता है, उर्वरक को काफ़ी भारी सब्सिडी में अनुदान होता है। प्राकृतिक खेती में किसान उर्वरक नहीं डालता, तो जो अनुदान उसको उर्वरक मिलता है उसको सीधा दे सकते हैं हम। एक कार्य तो ये हो सकता है जी। दूसरा, फार्मर के छोटे ग्रुप बना करके भी हम खेती पे थोड़ा इस पर रुझान कर सकते हैं कि एफपीओ में 300 फार्मर की एक बाउंडिंग है, 300 फार्मर का एफपीओ होता है, तो हम एक 10 किसान का भी ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि 10 किसान जुड़ जाएंगे तो फिर एफपीओ की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन 300 किसानों को एक साथ जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, हो तो सकता है लेकिन उतना आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि एक गांव में फार्मर्स अलग अलग तरीके से फार्मिंग करना चाहते हैं अपनी, तो ये भी होता है। तो 10 किसान अगर एक साथ जुड़ के और 10 फसल उगा लेंगे तो वो खुद की मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो 10 किसानों के ग्रुप को अगर कुछ सहायता मिल जाए सब्सिडी के तौर पे, जो उनकी उर्वरक सब्सिडी मिल जाए या कुछ और प्रोत्साहन राशि मिल जाए, तो एक अच्छा कार्य हो सकता है। अच्छा, जैसे आप बताए कि ये चीज़ें हो जाए तो हम अच्छा कर सकते हैं। वो चाहे जो 3 साल का गैप होता है जिसमें प्रोडक्शन कम होता है, उसमें कुछ सब्सिडी या अनुदान मिले तो फार्मर्स अच्छा कर सकता है, क्योंकि उस 3 साल में उत्पादन कम के बाद फार्मर टूट जाता है, उसका मार्केटिंग भी नहीं हो पाती, उसको बाजार में उत्पादन कम हो गया, वहां पे बेचेगा तो ट्रेडिशनल तरीके से, तो उसका आधा नुकसान हो गया। इसी नुकसान को किसान झेल नहीं पाता, इसलिए बहुत कम किसान प्राकृतिक खेती की तरफ चल पाते हैं, क्योंकि सम्यक क्षमता नहीं होती नुकसान झेलने की। और शुरू में नुकसान होता ही होता है, 1-2 साल तो नुकसान शुरू में होगा ही होगा, क्योंकि जमीन को केमिकल की आदत पड़ चुकी है, केमिकल बंद कर देंगे। अब किसी भी आदमी को ले लो, किसी को मान लिया कोई एडिक्टिव है, कोई अल्कोहल का लत है किसी को, उसका बंद कर दे तुरंत, तो कैसा होता है। या कोई किसी तरह की भी लत है, तो ऐसे ही कीटनाशक और उर्वरकों की लत जमीन को हो चुकी है, इसलिए इसको बंद करते हैं, तो जमीन रेस्पॉन्स धीरे धीरे करती है। अच्छा, जैसे ये बात की है, तो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि आप जो केमिकल डाल रहे हैं एकाएक नहीं बंद करना चाहिए। 75% केमिकल, 25% ऑर्गेनिक, फिर 50-50, फिर 25-75, इस तरह से करना चाहिए। आपका क्या इस पे कहना है? वो फार्मूला भी सही है कि उसमें थोड़ा नुकसान कम होगा और वो धीरे धीरे उसमें उत्पादन पे इतना फर्क नहीं आएगा, वो भी ठीक है। और अगर किसी को जल्दी जमीन उर्वरा करनी है तो एकदम तुरंत बंद करना पड़ेगा, वो तो अपनी अपनी कंडीशन है। अगर हम थोड़ा नुकसान झेलने की क्षमता है तो तुरंत बंद कर सकते हैं। अगर हमें धीरे धीरे करना है, पहले साल 50% कर दो, फिर 75% कर दो, फिर 100% कर दो, ये भी ठीक है, ये भी एक तरीके से अच्छा हो सकता है। सबकी स्थिति अलग अलग होती है। अच्छा, अगर सर्टिफिकेशन के लिए बात करें हम लोग,
तो कहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है और फार्मर्स किस तरह से जाके अप्लाई कर सकता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है जो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन होता है? हाँ, ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन एक तो पीजीएस होता है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ये तो फ्री होता है। अच्छा। पूरे भारत में किसान कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, किसानों का समूह बना करके एक दूसरे की गारंटी लेते हैं कि इस किसान ने इसमें केमिकल नहीं डाला, जो पीजीएस का मैंने समझा। एक होता है एनपीओपी, नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रोग्राम, तो इसमें फीस जाती है 3500 रुपये लगभग एक साल की, एक किसान की। और इसमें मिट्टी की जांच होती है और 3 साल बाद वो सर्टिफिकेशन देते हैं ऑर्गेनिक मिट्टी की जांच करके। हर साल मिट्टी की जांच होती है। एनपीओपी होता है, ये ऑनलाइन कर सकते हैं इसको? हाँ, ऑनलाइन होता है, लेकिन वहाँ से टीम आती है। हर स्टेट का एक मुख्यालय, हर स्टेट में अलग अलग संस्थाओं को काम दिया हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो लखनऊ में इनका ऑफिस है, उत्तर प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्थान। अच्छा, जैसे हम लोग इस समय वर्तमान में खेती में काफ़ी सारा देख रहे हैं कि बेमौसम बरसात हो जाती है, कभी भी ओला पड़ जाता है, फार्मर्स की पूरी फसल खराब हो जाती है, या पूरी फसल मैच्योर कंडीशन में खड़ी है और ओलावृष्टि हुई, पूरी फसल खराब हो गई। तो क्या आप लोग फसल बीमा योजना सरकार चलाती है, तो क्या फसल बीमा योजना भी आप लोग करवाते हैं, उसका लाभ लेते हैं, फसलों का बीमा करवाते हैं? हाँ, फसल बीमा योजना अच्छी योजना है सरकार की। और जब प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है तो हमें फसल का बीमा करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक नुकसान होने से बच जाता है। तो आप लोग उसका बीमा करवाते हैं? हाँ, बीमा कराते हैं। अच्छा, एक चीज काफी वो है कि प्राकृतिक खेती में अगर आप फसल बीमा, क्या उसी कंडीशन से होता है या प्राकृतिक खेती में कुछ डिफरेंस होता है? नहीं, सेम ही कंडीशन होती है, तो बीमा तो वही है, एक ही पॉलिसी है। आप चाहे केमिकल कर रहे हैं, हाँ, वो तो सेम ही होता है। अगर हम अभी तक आपके अवार्ड्स की बात करें जी, कि लगभग आप कितने आपको अवार्ड्स मिल चुके हैं, और बात करें कि सबसे बड़े अवार्ड्स की कौन कौन से अवार्ड मिले, और उन अवार्ड को पाने के बाद जो आपका ये है कि एक होता है कि मोटिवेशन मिलता है फार्मर्स को कि हम किस तरह से और फार्मिंग कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें बताएं। हाँ, अवार्ड मिलता है तो एक अच्छा सम्मान मिलता है तो खुशी होती है, और एक मोटिवेशन तो मिलता ही है, और काम करने की इच्छा होती है तो दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलता है और लोग भी जुड़ते हैं, तो एक अच्छा लगता है। ये तो बात है ही अवार्ड की। और अवार्ड की बात करूँ तो मुझे 25-30 अवार्ड मिल चुके हैं, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर। और सबसे पहला अवार्ड मिला था हमें 2016 में जिला स्तर पर मुजफ्फरनगर। और सबसे बड़ा अवार्ड फेलो फार्मर अवार्ड, जो देश में 7 किसानों को मिलता है। जी, IARI जो पूसा किसान मेला होता है उस जी उसमें मिलता है। अगर हम बात करें कि जो अवार्ड मिलता है उसके बाद निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती में एक विश्वास भी डेवलप होता है, जैसे आप बताया कि मार्केटिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये ऑथेंटिक है, तभी ICAR जैसी देश की इतनी बड़ी संस्थान IARI आपको अवार्ड दे रही है। जी, अवार्ड के बाद कितना लोगों में चेंज आया आपको देख के, आपके फार्मिंग करने के तरीकों पे देख के? हाँ, हमारे आसपास के कई लोग, गांव में 10-15 लोगों ने अभी हमने प्राकृतिक खेती शुरू कर दिया। उन्होंने अपने लिए सब्जी उगा रहे हैं, अपने लिए फल लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं फलों के, तो पूछने भी आते हैं और वो वैरायटी के बारे में पूछते हैं, डिस्कशन भी करते हैं। तो एक ट्रस्ट डेवलप होता है किसानों के अंदर भी, भाई ये इनको ये अवार्ड मिला है तो ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनको सलाह लेने के लिए आते हैं लोग। अच्छा, वैरायटी से मुझे याद है, आप किन किन चीज़ों की कौन कौन सी वैरायटियाँ ग्रो करते हैं? हाँ, क्योंकि तीनों सीजन में वैरायटियाँ भी जाहिर सी बात है अलग होती होंगी। वैरायटी तो मुख्य अभी 0118 है और 13-235 है, और एक 98-014 पुरानी वैरायटी है। गन्ने की 3-4 वैरायटी बड़ी अच्छी है, जो गुड़ के लिए अच्छा गुड़ बनता है, गुड़ शक्कर खांड उनका अच्छा बनता है। एक 19 नंबर वैरायटी है, उसका जूस अच्छा होता है। अच्छा, 19 मतलब जूस के लिए अलग वैरायटी होती है, गुड़ शक्कर के लिए अलग वैरायटी होती है। तो क्षेत्र वाइज वैरायटी होती है, हर क्षेत्र के लिए। पश्चिम यूपी के लिए अलग है, पूर्वी यूपी के लिए अलग है, मध्य प्रदेश के लिए अलग है, या हरियाणा के लिए अलग है, पंजाब के लिए अलग है। तो आप वैरायटी लाते कहाँ से हैं, जो भी नई वैरायटी? वो मुजफ्फरनगर में ही हमारा एक गन्ना संस्थान है, वहाँ वैरायटी डेवलप होती है, तो वहाँ से मिल जाती है। कोई भी किसान लेके, जिले का कोई भी किसान वहाँ से ले सकता है गन्ने की वैरायटी। गन्ना शोध संस्थान मुजफ्फरनगर से बहुत सारी वैरायटी आती रहती है पूरे देश में। जो वैरायटी नहीं आती है हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त वैरायटी होती है, वहाँ पे सभी वैरायटियाँ उपलब्ध है। तो आप हर साल नई वैरायटी लगाते हैं या फिर अपने यहाँ बीज? नहीं, जो भी नई वैरायटी आती है उसे लगा लेते हैं, और फिर कहीं जब भी नई 2-3 साल में गन्ने की वैरायटी हर साल नहीं आती,
कभी कभी साल आती है, कभी कभी 3-4 साल लग जाते हैं। तो जैसी नई वैरायटी आती है तो हम लगा लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसका गुड़ अच्छा बनेगा या इसका खांड अच्छी बनेगी या इसका जूस अच्छा होगा, उसी हिसाब से हम आगे इसको डेवलप कर लेते हैं और किसानों को भी हम फिर वो बीज उपलब्ध करवा देते हैं। अच्छा, हम लोग बात करें आपकी इस पूरे बिजनेस से, प्राकृतिक गन्ना उत्पादन से, उसके बाद जो आप वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उससे लगभग साल भर में कितने का टर्नओवर या कहें कि कितने की अर्निंग आपको हो जाती है? हमारा 10 एकड़ में लगभग 25 से 30 लाख का टर्नओवर हो जाता है। केवल गन्ने से या फिर जो आप टोटल कुल? और लगभग आप एम्प्लॉय भी रखे हैं या हाँ, कितने लोगों को आप लोग रोजगार भी देते हैं? हाँ, 4-5 लोग हमारे परमानेंट रहते हैं। दो लड़के तो भाई, दो तो सेटअप ही हमारे जूस के हैं। एक ट्रॉली है हमारी, एक हमने वो सोप बनाई है, तो 2 लड़के तो वहीं रहते हैं परमानेंट पूरे साल। अच्छा। और 4-5 लेबर अपने खेत के लिए भी रहती है, तो 6-7 लोगों को हमने रोजगार दे रखा है। अच्छा, ये जो ट्राली बनाते हैं जैसे, तो इसके लिए कोई जो लोकल वहाँ पे अथॉरिटी होती है, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, क्या वहाँ से कुछ परमिशन लेना पड़ता है? हाँ, वहाँ से नगर निगम से परमिशन ले लेते हैं, वो जगह दे देते हैं रेंट पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई भी किसान कर सकता है, कोई भी किसान अपने यहाँ लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमारे फार्मर्स या दर्शक देख रहे हैं, खासकर से गन्ने की बात करें या जो भी अन्य उत्पाद है उसका भी वो लोग कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जैसे भुट्टे हो गए, भुट्टे के सीजन में भुट्टा बड़ा अच्छा, मक्की का रेट आप देख लो 30 रुपये किलो, भुट्टे का रेट 10 रुपये का 100 ग्राम। तो जो हम प्रोसेस करके बेचेंगे, अब मेरा मानना है कि किसान को प्रोसेस में आना चाहिए। बाजार में जब तक किसान नहीं जाएगा तब तक उसका भला नहीं हो सकता। मेरा मानना ये है कि किसान को बाजार में आएगा तो उसका फायदा ही फायदा है, क्योंकि बाजार में जो लोग बैठे हैं वो भी तो किसान से लेके बेचते हैं, तो किसान क्यों नहीं बेच सकता? मेरे मन में यही आया था कि जब मैंने शुरू किया गुड़ शक्कर का काम प्रोडक्शन का, कि भी जब और लोग कर सकते हैं, हमारा सामान हमसे खरीद के और बेच रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बेच सकते? इसमें कुछ ऐसा क्या है कि रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं। तो इस पर मैंने प्रयास किया और सफलता मिल गई। तो मैं समझता हूँ कि और किसान भी प्रयास करेंगे तो इसमें सफलता निश्चित है, और आना चाहिए और किसानों को भी फूड प्रोसेसिंग की ओर आना चाहिए। प्रोसेसिंग में ही पैसा है। अब किसी भी फसल की प्रोसेसिंग कर लो, आप कोई भी फसल हो उसमें ही पैसा आपको आ जाएगा। केवल उत्पादन करने में कोई पैसा नहीं है, उत्पादन के बाद शुरू होता है पैसा। लेकिन किसान उत्पादन करके छोड़ देता है, कहने पैसा तुम कमा लो, पैसा और लोग कमा ले। लेकिन किसान को वहां पे सोचना चाहिए कि जब मैंने उत्पादन कर लिया, सबसे मेहनत का काम उत्पादन करना है, उसके बाद का काम तो आसान है। और किसान सबसे महंगा काम करके फिर छोड़ दे रहा है, फिर छोड़ देता है, कह लें तो पैसा और कमा लो भाई। जो और लोग हैं वो आराम से उसकी। अब ये बताइए, गेहूं का रेट 2475 रुपये किलो या 2425 रुपये किलो सरकारी रेट है जी। अब गेहूं लिया और उसको पीसते ही वो 30 रुपये किलो आटा हो गया। उसमें क्या क्या रॉकेट साइंस लग गई? आटा बिक रहा है तो किसान भी तो बेच सकता है उसका आटा। बिल्कुल। उसमें 1 रुपये की हमने बिजली खर्च की और 4 रुपये हमने कमा लिए। लेकिन किसान गेहूं बेच देगा, आटा नहीं बेचेगा। तो किसान को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मैं आटा क्यों नहीं बेच सकता, मैं गेहूं क्यों बेचता हूं? मैं समझता हूं कि किसान को गेहूं ना बेच के सीधा आटा बेचे। लेकिन फिर एक समस्या ये भी आती है, फार्मर्स के पास गेहूं की मार्केटिंग है लेकिन आटे की मार्केटिंग नहीं है। जब गेहूं की मार्केटिंग नहीं होगी तो आटे वाले तो अपना भी आएंगे, गेहूं वाले भी तो किसान के पास आते हैं लेने, और फिर आटा लेने आएंगे। भाई मैं तो, मेरे पास गेहूं नहीं है, आटा है। भाई जो भी गेहूं लेने आता है उसे कहो ना किसान कि मैं आटा दूंगा, गेहूं नहीं दूंगा। हाँ, जिस दिन ये बोल देगा किसान कि मैं आटा दूंगा, गेहूं नहीं दूंगा, मार्केटिंग हो गई। यही तो करना है। कच्चा माल तो किसान बेचता ही है, लोग भी खरीदते हैं उनसे, तो उसको प्रोसेसिंग कर दे, भाई ये बिकेगा। और 5-7 लोग ग्रुप में कर सकते हैं, 10 लोग इकट्ठा होकर साथ में कर सकते हैं। ये एफपीओ इसलिए तो बनाए गए हैं कि साथ में लोग काम करके मार्केटिंग करें। एफपीओ का मकसद ये है कि मार्केटिंग करने का ही प्रयास है एफपीओ से, कि 300 लोग जुड़े, कंपनी बनाए, एफपीओ बन गया, उसकी मार्केटिंग करे तो खुद से किसानों को फायदा होगा। लेकिन किसान अभी इस तरफ समझ नहीं पा रहे, अवेयरनेस अभी इतनी नहीं है कि एफपीओ के लाभ समझ आ नहीं रहे आम किसान को। लेकिन मैं समझता हूँ धीरे धीरे किसानों को समझ भी आएगा और एफपीओ एक जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो सफल भी होगा। अच्छा, अगर हम आपके ऑर्गेनिक फार्म की बात करें
आप लोग अभी 3-4 प्रकार के 5 प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं, गुड़ शक्कर खांड बना रहे हैं, कुछ लाइव प्रोडक्ट भी हैं जैसे गन्ने का जूस हुआ, आप बताए कि डीप फ्रीजर में ठंडा करके हम लोग देते हैं, उसमें बर्फ नहीं मिलाते हैं। जैसे आप कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं गन्ने के रस से, आइसक्रीम या कुल्फी बनाते हैं। आने वाले समय में और क्या क्या चीज़ें लेके आने वाले हैं आप, जो भी आपके उपभोक्ता हैं उनके उत्पाद की बात करें, या गन्ने से बने विभिन्न और कौन कौन से उत्पाद आप लोग लेके आने वाले हैं? देखते हैं, इस पर तो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो नया होगा ही। और जो आपका फार्म है, जैसे अभी आपके पास आप 10 एकड़ में कर रहे हैं, 15 एकड़ में कर रहे हैं, फ्यूचर में आप लोगों को क्या प्लान है इसे एक्सटेंड करने का? हाँ, फ्यूचर में हम और लोगों के साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत कई लोग हमारे साथ में काम करने के इच्छुक भी हैं, और तो इस पर हम काम कर रहे हैं कि इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं और किसानों की हम किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, और किसानों को जोड़ के हम इसमें कुछ नया जल्दी ही कुछ करेंगे इसमें। अच्छा, जो प्राकृतिक गन्ने की खेती करते हैं, जैसे अमूमन गन्ने में रोग कीट का प्रकोप होता है, एक एरोइंग होता है जिसमें ऊपर वो फ्लावर्स निकल आता है, उसके बाद गन्ने में एक पूरी नीचे तक वो हो जाती है, नाल आ जाती है पतली, जिसके कारण कहते हैं कि गन्ने की जो क्वालिटी होती है वो भी कम हो जाती है। उन सब चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं, चाहे रोग हो कीट हो? क्योंकि प्राकृतिक खेती में रोग कीट मैनेज करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है फार्मर्स के लिए। हाँ, ऐसा समझते हैं कि प्राकृतिक खेती में रोग कीट को रोकना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन प्राकृतिक खेती में जैसे हम शुरू करते हैं और उर्वरक डालना, यूरिया डालना, ये डालना बंद करते हैं ना, तो 50% तो रोग अपने आप ही नहीं आते। लेकिन जो प्राकृतिक खेती शुरू करता है, ये बात उसी को पता होती है। आम किसान सोचता है कि बिना दवाई के खेती कैसे हो सकती है, वो तो आश्चर्य रहता है उसे। जब हमने शुरू की, उनकी गलती भी नहीं है, जब हमने शुरू की प्राकृतिक खेती हमें भी ये लगता था कि कैसे होगा, लेकिन ये था कि करना है। तो जैसे यूरिया डालना बंद करते हैं हम और DAP डालना बंद करते हैं, तो 50% रोग तो आते ही नहीं। और 50% का मैनेज हम 10 नियर्क हो गया, नीमास्त्र हो गया, प्रिपरेशन से हम हो जाता है। 100% तो केमिकल में भी रोग आते हैं, 100% तो केमिकल से नहीं रोक सकते। जो 10-15% का नुकसान होता है वो तो प्राकृतिक है, वो तो कीड़े मकोड़े भी सब प्रकृति की देन है, वो तो थोड़ा बहुत तो रहेगा। 100% तो हम किसी चीज़ को नहीं रोक सकते, लेकिन काफ़ी हद तक 80% तक हम रोक सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग, जो भी हमारे किसान साथी, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो गन्ने की प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, या फिर इस तरह का कुछ बिजनेस एग्रीकल्चर में वो खोज रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि सभी किसानों से निवेदन ये है कि जो भी गन्ने की खेती करता हो या किसी और फल की खेती करता हो, तो वो एक बार मार्केटिंग पे जरूर ध्यान दे। अपने आप में जैसे 2 किसान इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं, एक मार्केट देख सकता है, एक प्रोडक्शन देख सकता है। कि आदमी कहता है कि मैं तो अकेला हूँ, मैं मार्केट कैसे देखूँ, मैं खेत कैसे देखूँ? भाई 2 किसान हो गए, एक मार्केट देख ले, हफ्ते में 1 दिन मार्केट कर ले। जरूरी मार्केट का काम तो ऐसा है कि आप रोज तो नहीं जाना, आपको हफ्ते में 1 दिन रख लो, तो मार्केटिंग का काम करेंगे, धीरे धीरे समझ में चीज आएगी। तो मार्केट में जाना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो मार्केट में जाएगा तो किसान पैसा आना शुरू हो जाएगा, और किसी भी फसल की मार्केटिंग कर लेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, काफ़ी सारे फार्मर्स को ये भी, जैसे आप बताया कि जो हम लोगों के एग्रीकल्चर के संस्थान है जिले में, वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं मार्केटिंग। हाँ, मार्केटिंग के लिए सब के। अब आप देखो कि पूरे भारत में इतने हाईवे पर कितने होटल, रेस्टोरेंट, खाना ढाबे कितने हैं, और होटल में, एक अच्छे रेस्टोरेंट में 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये तक की रोटी है जी, और 1 किलो आटे में 50 रोटी बनती है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, 1 किलो आटे में 50 रोटी बनी और मिनिमम रेट 10 रुपये लगाए, तो 500 रुपये का 1 किलो आटा हो गया। तो ये प्रोसेसिंग तो है। मतलब किसान को सोचना चाहिए कि मेरा गेहूं 25 रुपये का, रोटी 500 रुपये की, तो इस पर हमें सोचना होगा। और जहां 50 रुपये की रोटी मिलती है, अब उसकी कैलकुलेशन करिए आप, 50 रोटी, 50 गुना 50, 2500। 1 किलो गेहूं की रोटी 2500 रुपये तक की बिक रही है। अगर किसान कहता है कि फसल के दाम बढ़ा दो, तो महंगाई हो जाएगी। लेकिन 1 किलो गेहूं की रोटी 2500 रुपये की बजाय तो महंगाई नहीं है। और किसान का गेहूं 2500 रुपये क्विंटल बिक रहा है। 2500 रुपये क्विंटल, 1 किलो आटे की रोटी 2500 रुपये की, और ये 50 रुपये रेट। और जो 5 स्टार होटल है वहां पे तो और भी ज्यादा है।
वहां तो 100 रुपए की रोटी मिलती है। अब 100 रुपए की रोटी मिलती है तो 5,000 रुपए 1 किलो आटे की रोटी। लेकिन किसान इतना वहां तक सोच ही नहीं पाता, क्योंकि उसे कैलकुलेशन नहीं पता, उसको इतनी जानकारी भी नहीं है। वो किसान से लेते हैं, आटा बनाते हैं, और ये रिफाइंड आटा है, ये आटा है, ये मिक्स है, इसमें थोड़ा चना मिला दिया, थोड़ा सा बाजरा मिला दिया, ये मिक्स रोटी 100 रुपए की। अच्छे रेस्टोरेंट में, जो 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल में 100 रुपए की रोटी मिलती है, अगर आप पता भी करेंगे तो। अच्छा, जैसे जो भी फार्मर्स हैं, अगर हम बात करें, जैसे आप बताएं कि फूड प्रोसेसिंग की ओर जाना चाहिए, आप बताएं कि मार्केटिंग के लिए जो एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर जो और संस्थान है, उन्होंने मदद की आपकी। काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी संस्थान है, कृषि विज्ञान केंद्र है, या फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर का ऑफिस होता है, जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर होता है, हार्टिकल्चर होता है। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है। हाँ, किसान अगर जाएगा, पता करेगा, तो भी तो पता होगा। अब किसान खेत से और घर से, अब लेबर की समस्या के आगे सामने है, लेबर थोड़ी महंगी हो गई तो किसान उलझ जाता है। और जो एक अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, मतलब प्रचार प्रसार थोड़ा और होना चाहिए। किसानों को ऑफिस तक थोड़ा किसी तरीके से हम जोड़ सकते हैं, उस पर थोड़ा सा हमें काम करना होगा। चलते चलते लास्ट में हम लोग एक रैपिड फायर करते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एक शब्द में जवाब उसका देना होगा। अगर हम लोग बातचीत करें कि आपको कौन सा फार्मर है देश भर में जिसे देख के आप सीखते हो कि इसके जैसा मैं कुछ कर सकता हूं, या आपका आइडल फार्मर हो? ऐसे तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हम किसी से एक चीज़ सीखते हैं, किसी से और चीज़ सीखते हैं, तो एक फार्मर का नाम नहीं ले सकते। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके जो आप उत्पाद बनाते हैं अपने यहाँ का, आपको सबसे अच्छा उत्पाद कौन सा लगता है जो आपको खाने में पसंद हो और आपको लगता हो कि ये उत्पाद हर उपभोक्ता के घर में होना चाहिए? मुझे गुड़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं रोज़ गुड़ खाता हूँ, मैं पूरे साल रोजाना गुड़ खाता हूँ। सुबह उठते ही मैं डेली गुड़ खाता हूँ। अच्छा, अगर हम लोग बातचीत करें कि प्राकृतिक खेती में जो आपको अवार्ड्स मिले, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा अवार्ड आपको रहा हो कि आपका ड्रीम रहा हो कि ये अवार्ड्स अगर मुझे मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ कर लिया? नहीं, सब ये कृषि में जितने फेलो फार्मर अवार्ड से ऊपर कोई अवार्ड नहीं है, वो सारे अवार्ड मिल चुके हैं। अब तो कोई अवार्ड मेरे हिसाब से कोई, दरअसल अवार्ड के लिए मेहनत करेंगे तो अवार्ड नहीं मिलेगा। मेरा मानना यह है कि मैंने कभी अवार्ड के लिए मेहनत नहीं की, मेहनत की, काम किया और अवार्ड मिलते चले गए। मतलब अवार्ड के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया। जो संस्थाएं अवार्ड देती है, कहीं ना कहीं से गाइडेशन या निर्देशन उधर से ही आया कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उसके लिए आवेदन प्रक्रिया से जानकारी धीरे धीरे कृषि विभाग के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, मतलब मेरे पास जानकारी आई, लेकिन मैं अवार्ड के लिए कहीं जानकारी लेने नहीं गया। तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम करूंगा तो आगे भी कुछ अच्छा ही होगा। मतलब जानकारी मिलती रही, आप नॉमिनेशन किए, उसमें हाँ, सिलेक्ट हुए और चीजें होती गई। मतलब अवार्ड मैंने अपनी तरफ से, मुझे जानकारी थी नहीं कि अवार्ड के लिए कैसे करना होता है, क्या करना होता है। हमें तो काम पे फोकस था हमारा, तो काम करते रहे। तो फिर यार कि आप ये करो, ये करो, ये करो, तो हम करते गए, तो ये चीज़ें होती गई। अवार्ड के लिए हमने कोई अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। अच्छा, अगर बात करें कि किसान हैं आप, कौन सा सबसे अच्छी सब्जी, कौन सी सब्जी सबसे अच्छी आपको लगती है कि आप, जैसे सभी का एक फेवरेट खाना होता है, आपकी सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है? मुझे सबसे अच्छी लौकी ही लगती है, क्योंकि लौकी की जो वैल्यू होती है उसकी, वो एल्कलाइन होती है। हमारी बॉडी को एल्कलाइन चीज़ों की जरूरत होती है, तो लौकी का जूस बहुत चीज़ों में फ़ायदेमंद करता है। अगर कच्ची लौकी का जूस हम ले ले 50 ml रोजाना, तो हमारी जो रोज़मर्रा की बीमारियाँ है वो भी कभी नहीं होगी। इम्यूनिटी बढ़ाती है। कोरोना में काफ़ी लोगों ने लौकी का जूस, करेले का जूस पिया और कोरोना को ठीक कर लिया। तो लौकी का जूस एक अपने आप में एक बहुत ही वैल्यू एडिड जूस है। अच्छा, जब आप हाई स्कूल के बाद इंटर किए एग्रीकल्चर से, बीएससी एग्रीकल्चर किए, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जिसे पढ़ने में बहुत मजा आता रहा हो कि ये सब्जेक्ट है कि मैं एक बार पढ़ने पे पूरा तैयार हो जाता है? एग्रोनॉमी लगभग सभी की पसंदीदा सब्जेक्ट होता है एग्रोनॉमी। आपके बीएससी में जो भी प्रोफेसर्स पढ़ाते थे, सबसे फेवरेट अगर हम प्रोफेसर्स की बात करें जिससे काफ़ी अच्छा
बनती भी रही हो, प्लस जो पढ़ाते रहे हो, लगता रहा हो कि सबसे फेवरेट मेरे ये प्रोफेसर्स हैं? हाँ, हमारे प्रोफेसर थे एक सिरोही जी, वो बड़ा अच्छा पढ़ाते थे और बड़े अच्छी तरीके से बच्चों को समझाते थे। और सारे प्रोफेसर अच्छे थे वैसे तो सब प्रोफेसरों ने बड़ा अच्छा पढ़ाया। मलिक जी थे और आर.के. सिंह थे, मतलब कई सारे प्रोफेसर थे। अब तो कई नाम भी याद नहीं है क्योंकि 25 साल हो गए। 25 साल पहले कुछ चीज़ें, अब धीरे धीरे सबके नाम याद नहीं है, लेकिन सभी प्रोफेसर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा गाइड किया। और प्रोफेसर तो सभी चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट अच्छा ही करे। कोई भी प्रोफेसर या टीचर नहीं चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट अच्छा ना हो, तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं 100% देने का। अब 100 के 100% बच्चे तो फेल भी होते हैं और PhD भी करते हैं हर जगह। मतलब बच्चे का स्कोप और बच्चे का माइंड, उस टाइम माइंड का लेवल क्या होता है, अलग अलग स्तर पे होता है, तो वो तो उसमें अच्छा ही रहा। अच्छा, आपका कोई दोस्त जो BSc के टाइम पे रहा हो और अभी भी दोस्त हो तब से लेके अभी तक? हाँ, कई सारे दोस्त हैं हमारे, और कुछ अलग अलग प्रोफेशन में भी है, दिल्ली पुलिस में भी है और एग्रीकल्चर की लाइन में भी है, और मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें, जो कुछ 1 या 2 ऐसे प्रोफेसर्स हों जो एजुकेशन के बाद भी आपके साथ बराबर रहे हों, आपकी बातचीत रही हो, क्योंकि अमूमन होता है कि बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो रिलेशन रख पाते हैं कि एक स्टूडेंट और टीचर के बाद एक फैमिली वाला रिलेशन। नहीं, कई प्रोफेसर हैं मुजफ्फरनगर में जो रहते हैं, उनसे हमारा संपर्क अभी तक भी है और हमारे फार्म पे विजिट भी कर चुके हैं और हमारा उत्पाद भी लेते हैं वो, और हमारे उत्पाद में और को भी मार्केटिंग में हमारी सहायता करते हैं। तो बड़ा अच्छा सहयोग रहा हमारे प्रोफेसर का, क्योंकि जो गुरु होता है वो गुरु हाँ, ही गुरु ही होता होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि जो आपके यहाँ उत्पाद होते हैं, जैसे हम लोग बातचीत किए कि आप कई प्रकार के उत्पादों करते हैं, उसके बाद आप बताएं कि जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो सब भी अच्छा खासा आपका सहयोग किए। जैसे हम लोग जैसे आप बात किए कि काफ़ी सारे लोग फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। अगर हम लोग कहें कि आपके समय में जो ग्रेजुएशन था उसमें जो बैक लगता था, उसका प्रोसेस उस समय पे भी था, क्योंकि हम लोग उस समय में काफ़ी ज़्यादा दबाव रहता था कि बैक लग जाएगा या सेमेस्टर बैक हो जाएगा, ईयर की डिग्री भी बढ़ जाएगी। आप लोगों के समय में क्या ये सब चीज़ें थी? हाँ, उस टाइम बैक सिस्टम था, लेकिन वो कुछ लिमिट थी, दो सब्जेक्ट में हो सकता था। 2 से ज़्यादा होगा तो फिर वो पूरा साल देना पड़ेगा, कुछ ऐसा था। हाँ, वही चीज़ अभी भी है। हाँ। तो ये हमारे साथ योगेश कुमार बालियान जी थे, जो हमारे एक निवेदन पे हम लोगों के बीच आज प्राकृतिक खेती से गन्ना की प्राकृतिक खेती के लिए बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए और बहुत विस्तार से बताए, खासकर से जो इनके समय में BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती थी, उसके बाद जो प्राकृतिक खेती, गन्ना की प्राकृतिक खेती करते हैं, उसके उत्पाद बनाते हैं। किसानों को एक बहुत अच्छा इन्होंने संदेश दिया कि 2-4 किसान मिलके प्राकृतिक खेती करके अपना एक मार्केटिंग स्थापित कर सकते हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मार्केटिंग में समस्याएं आती हैं, लेकिन जब सर को IARI का किसान का जो नवोन्मेषी पुरस्कार होता है वो सम्मानित किया गया, तो एक ट्रस्ट डेवलप हुआ। उसके बाद अच्छी खासी मार्केटिंग हुई। और अगर आप सर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखेंगे योगेश कुमार बालियान के नाम से, तो काफ़ी सारी मार्केट सर वहाँ से भी क्रिएट करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी सर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वो भी आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। सर, हमारे साथ आप जुड़े, एक बहुत छोटे से निवेदन पे आप हम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए, अपना बहुत कीमती समय देके आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, हमारे किसान साथियों के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नहीं, आप भी किसानों के लिए बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपकी टीम को और आपके चैनल को, किसान ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।